हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 113 है। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 और इसका नाम क्या है? मैट्रिसेस। डायरेक्ट मैट्रिसेस होते क्या हैं? इस डेफिनेशन से पहले एक टर्म है रेक्टेंगुलर एरे, इसको समझते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता क्या है। Let us assume Radha has 15 notebooks and 6 pens. Azia has 10 notebooks and 2 pens. And Simran has 13 notebooks and 5 pens. ये एक तरह से आपके पास डाटा दे रखा है कि तीन ये जो बच्चे हैं इनके पास नोटबुक्स और पेन्स इतनी इतनी क्वांटिटी में हैं। We can express this information in tabular form as follows. अब इसी सारी इंफॉर्मेशन की अगर हमें टेबल्स बनानी हो तो ये टेबल दो तरह से पॉसिबल है कि यहाँ पे हमने बच्चों के नाम लिखे, ये नोटबुक्स और ये पेन्स, या फिर इस साइड बच्चों के नाम लिखे, नोटबुक और पेन्स। ये दो रिप्रेजेंटेशन है इस डाटा की। एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और अगर हम इसी डाटा को ऐसे लिख के और ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में है। किसी भी डाटा का इस टाइप से या इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में कहा जाता है? रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में कहा जाता है। अब समझते हैं हम हमारी मेन डेफिनेशन कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं। देखिए जरा मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए बेटा। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स और फंक्शन की रेक्टेंगुलर एरे के रूप में रिप्रेजेंटेशन तो वो कैसी होनी चाहिए? ऑर्डर्ड होनी चाहिए। उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? मैट्रिक्स कह देते हैं। नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज कह देते हैं किसकी? मैट्रिसेस की। The horizontal lines of elements are said to be constitute rows of the matrices. हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इस मैट्रिसेस की रोज। और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम? इस मैट्रिसेस की कॉलम। ये तो बात थी बेटा कि रो और कॉलम से क्या मतलब है किसी भी मैट्रिसेस के। अब यहाँ पे क्या था? ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर का क्या मतलब है। Order of a matrices. A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n, or simply m cross n matrices. Read as m by n matrix. मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी हमने मैट्रिसेस देखी, वो कैसे थी? यहाँ पे आपके पास रोज कितने थे? 3 थे, और कॉलम्स कितनी थी बेटा? 2 थी। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। बात करें हम जनरलाइजेशन की तो रेक्टेंगुलर एरे किस फॉर्म में होगा मैट्रिक्स का? देखिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? A11 करते हैं जनरलाइजेशन के केस में। 1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A। A12 का मतलब ये एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम में है। A13 का मतलब ये एलिमेंट पहली रो और थर्ड कॉलम का है। इसी तरह ही Aij का मतलब कोई भी बीच में आपके पास कॉलम का नंबर है। अप टू क्या है? यहाँ पे n तक है। हम m क्रॉस n की मैट्रिसेस ले रहे हैं तो कॉलम हमें कितने लेने पड़ेंगे बेटा? n लेने पड़ेंगे। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या है? रो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से बीच में कोई हमने नंबर ले लिया I, और अगर हम देखें तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा? AMN। M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। ठीक है, ये जनरलाइजेशन में आपको मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होते कैसे हैं वो बताया गया है। मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हम A को कैसे लिख देते हैं? Aij लिख देते हैं, जहां पे I की वैल्यू क्या होगी? I हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रो कितनी है बेटा? m है। तो I की वैल्यू 1 और m के बीच में होगी और इनके बराबर भी हो सकती है। J का मतलब हमारे पास कॉलम थे, और कॉलम कितने हैं बेटा? n है। तो J की वैल्यू कहाँ आएगी? 1 से लेकर n के बीच में कोई वैल्यू होगी, इनके बराबर भी हो सकती है, और ये सारे क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चे, कुछ एक रिमार्क्स हैं वो देखते हैं और उसके बाद करेंगे इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को। इन जनरल Aij का मतलब क्या है?
Aij is an element lying in the ith row and jth column. We can also call it as ajth element of A. अब हम A11 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। तो अगर Aij लिखेंगे तो ये एलिमेंट हमारा ith रो और jth कॉलम का है। ठीक है। The number of elements in an m cross n matrix will be equal to mn. अब किसी भी मैट्रिसेस में एलिमेंट कितने हैं वो कैसे पता लगेंगे? जितनी उनकी रोज हैं और जितने उनके कॉलम्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने एलिमेंट्स उस मैट्रिसेस में मिलेंगे। मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर इन अ प्लेन। मैट्रिसेस को हम अगेन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? जितने भी हमारे पास प्लेन, यहाँ पे प्लेन का मतलब प्लेन सरफेस में जितने भी हम जियोमेट्रिकल फिगर बनाते हैं उनके वर्टिसेस पॉइंट को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा? मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। ये तो था सारा बेसिक कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हम उनके कंपोनेंट्स को कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं किसी भी मैट्रिसेस में। अब करते हैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को। एग्जांपल फर्स्ट देखिए बेटा आप। एग्जांपल 1, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन and women workers in the 3 factories 1, 2 and 3। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, डाटा दिया हुआ है कि फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स इतने हैं, सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, और इसी तरह से थर्ड फैक्ट्री में। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिसेस। What does the entry in the third row and second column represent? अब इस सारी इंफॉर्मेशन को 3 रो में और 2 कॉलम में दिखाना है। तो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास ये 3 रो है और ये 2 कॉलम है, तो ये हमने इसकी मैट्रिक्स बना दी। ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसमें कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है कि फैक्ट्री थर्ड में कितने वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट हैं, What are the possible orders it can have? तो क्या क्या possible orders हैं मैट्रिक्स के? We know that if a matrix is of order m cross n, then it has mn elements. हमें पता है अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है मतलब उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, हम m और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो हम देख लेते हैं कि किन किन की मल्टीप्लाई 8 आती है। नेचुरल नंबर्स होने चाहिए कि 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8 आती है, 8 और 1 की मल्टीप्लाई भी 8 आती है, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 आती है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 आती है। क्या और पॉसिबिलिटीज हैं? और तो नहीं है। तो यही हमारे पास क्या आ गए? पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। m इंटू n, 8 1 के लिए 8 क्रॉस 1, 4 2 के लिए 4 क्रॉस 2 और 2 4 के लिए 2 क्रॉस 4 कि ऐसी मैट्रिसेस जिसमें 8 एलिमेंट्स हों उनके ये ऑर्डर पॉसिबल हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल थर्ड, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 i माइनस में 3j और ये मॉडुलस है। हमें ये मैट्रिक्स बनानी है, कौन सी? 3/2 मैट्रिक्स, मतलब 3 तो रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो जना जनरलाइजेशन करके देख लें कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी। 3 रो और 2 कॉलम ऐसे ही बनेंगे, A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। Aij हमें दे रखा है तो पहले A11 निकालें। A11 का मतलब अब I की जगह भी क्या लेंगे? 1 और J की जगह भी क्या लेंगे? 1। हमने I की वैल्यू रखी, J की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, मॉडुलस था तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास? प्लस में, और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम A12। A12 में I की जगह क्या रखेंगे बेटा? 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। I की जगह 1 रखा, J की जगह 2 रखा, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट A21। A21 को कैसे निकालेंगे?
आई की जगह हम क्या रखेंगे बेटा 2 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे 1। आई की जगह 2 रखा, जे की जगह 1, निकाल लिया वैल्यू। A22 का मतलब आई की जगह हम क्या रखेंगे 2 और जे की जगह भी हम क्या रखेंगे 2, सॉल्व कर देंगे। फिर हमने A31 और A32 और निकालना है। तो A31 की वैल्यू के लिए आई की जगह हम क्या रखेंगे 3 और जे की जगह हम क्या रखेंगे 1 और ये आ गई A31 की वैल्यू। A32 की देखें, आई की जगह हम क्या रखें 3, जे की जगह हम क्या रखें 2। सॉल्व करें इसको। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 3 में से 6 गया माइनस का 3, बट मॉडुलस है तो हम प्लस का ही लेंगे। क्या आएगा 3/2। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा 1। A12 की वैल्यू क्या आई है 5/2। A21 की वैल्यू क्या आई है 1/2। A22 की वैल्यू क्या आई है 2। A31 की वैल्यू क्या आई है 0 और ये वैल्यू क्या आई है बेटा 3/2। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स के एलिमेंट देखने हैं क्या आएंगे और जो हमारे पास जनरलाइजेशन टर्म दे रखी है वहां पे उन वैल्यूज को निकालने के लिए आई और जे की वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है बच्चे, अभी तक तो हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिसेस के तो क्या होता है उसका मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम एक हो, रो चाहे कितनी भी हो। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column। कि कॉलम क्या है, कॉलम एक ही है तो इस मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बात करें रो मैट्रिसेस की तो नाम से दिख रहा है कि रो कितनी होनी चाहिए बेटा 1, ओनली 1 रो, एक ही रो होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा रो मैट्रिक्स। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है स्क्वायर मैट्रिसेस। कि कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम्स की संख्याएं बराबर हों उन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे रो कितनी है 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है, बराबर है, तो ये क्या आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। और अब हम 3/3 नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे कि ऑर्डर 3 की ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। एक नोट है डेफिनेशन से पहले, इफ A इक्वल टू Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिसेस है तो जो एंट्रीज है ना A11, A22, ANN, इस तरह से इनको क्या कहते हैं कि ये मैट्रिसेस का क्या बना रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो इस मैट्रिसेस के डायगोनल कौन कौन बना रहा है 1, 4 और 6। A11 वाला एलिमेंट, A22 वाला एलिमेंट और A33 वाला एलिमेंट, ये इस मैट्रिसेस का डायगोनल बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस, वो देखिए क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिसेस B, वैसे नाम दे दिया B, A B C, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिसेस इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी बेटा 0 होंगी। जैसे कि यहाँ पे डायगोनल्स को छोड़ के बाकी एंट्री क्या होगी 0, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे रो कितनी है 2 है, कॉलम भी कितने हैं 2 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी हमारे पास ऑर्डर 2 की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे कब, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर इसके डायगोनल वाले एलिमेंट बराबर हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, बाकी सारी एंट्री 0 तो होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एंट्री अलग अलग भी हो सकती हैं, बट जब स्केलर मैट्रिसेस की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही होगी और डायगोनल वाले एलिमेंट आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसी से रिलेटेड है आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1
and rest or all zero is called identity matrix. यहाँ पे भी क्या होगा आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस में, अब ये आपके पास क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे और डायगोनल वाली एंट्रीज क्या होंगी बेटा, 1 होंगी। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा देख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, स्केलर वाली क्या होती हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, 1 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बाकी ये आपके पास कोई भी दूसरी एंट्रीज हो सकती हैं। स्केलर में क्या है, ये तो 0 होने चाहिए बट ये क्या है आपके पास, बराबर होनी चाहिए एलिमेंट्स। और आइडेंटिटी में क्या है, ये आपके पास 1 1 ही होने चाहिए। इन तीनों में ये डिफरेंस है बेटा, ठीक है। डायगोनल वाले में डायगोनल वाले एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, स्केलर वाले में डायगोनल वाले एलिमेंट आपके पास सेम होंगे, बट आइडेंटिटी में डायगोनल वाले एंट्रीज आपके पास क्या होंगी, 1 होंगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जीरो मैट्रिक्स, नाम से दिख रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि भाई दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कब होंगी, तो दो कंडीशन है, क्या, फर्स्ट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें रो और कॉलम्स की संख्या अलग है और इसमें रो और कॉलम्स की संख्या अलग है, नहीं, ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इस मैट्रिसेस की हर एक एंट्री इस मैट्रिसेस की हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर है, देन हम कह सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। ये तो थी बेटा डेफिनेशंस, इसी को ही हम देखते हैं एग्जांपल से। एग्जाम्पल 4, इफ दिस मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई और जेड। इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब देखिए, जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं। A11 A11 के बराबर है, x प्लस 3 0 के बराबर है, यहां से x की वैल्यू आ गई है। z प्लस 4 6 के बराबर है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई है। कंपेयर करें तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो इनको इक्वल कर दिया, सोल्व किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है। अभी a b और c की भी निकालनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हमने ए की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके बी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी। और हमें यही वैल्यूज निकालनी थी। हम इक्वल क्यों कर पा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस हमें क्या दे रखी है बेटा, इक्वल दे रखी है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। Example 5th, find the values of A, B, C, D from the following equations. इन दो मैट्रिसेस को इक्वल दे रखा है और यहाँ से आपने A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। 2A प्लस B किसके बराबर है, 4 के। A माइनस 2B किसके बराबर है, -3 के। 5C माइनस D किसके बराबर है बेटा, 11 के। और 4C प्लस 3D किसके बराबर है, 24 के। आपके पास ये चार इक्वेशंस हैं और अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, A, B, C, D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जरा, तो बेटा हमने पहले फर्स्ट टू इक्वेशंस ले ली जो A और B में है, हम इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, A की और B की। फिर हम बाद की दो इक्वेशंस लेंगे और अगेन एलिमिनेशन मेथड से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन C की और D की। दो इक्वेशन से वैल्यू निकालना आप सभी को आता है और आप इजीली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। C की वैल्यू आएगी 3 और D की वैल्यू आएगी 4। आप इन दो इक्वेशंस को अभी सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि क्या आपका आंसर मैच हुआ या फिर नहीं, ठीक है बच्चे। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।